स्टूडेंट, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। प्रकाश, लाइट। अभ्यास प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। मान लीजिए आप अंधेरे कमरे में हैं। क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। उत्तर: हम अंधेरे कमरे में वस्तुओं को नहीं देख सकते क्योंकि अंधेरे कमरे की वस्तुओं को हम उनके द्वारा प्रकाश के परावर्तन द्वारा ही देख सकते हैं, जो प्रकाश ना होने के कारण अंधेरे कमरे में नहीं होगा। कमरे के बाहर वस्तुओं को हम तभी देख सकते हैं जबकि वहाँ रखी हुई वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश हमारी आँखों तक आ सके। प्रश्न 2। नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए? उत्तर: नियमित परावर्तन दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परावर्तन में सभी समानांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर हो जाती हैं। विसरित परावर्तन खुरदरे पृष्ठ से होता है। इस प्रकार के परावर्तन में सभी समानांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती। नहीं, विसरित परावर्तन का अर्थ यह नहीं है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए। विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रश्न 3। निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए। यदि प्रकाश की एक समानांतर किरण पुंज इनसे टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन होगा? प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहला, पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज। दूसरा, चॉक पाउडर। तीसरा, गत्ते का पृष्ठ। चौथा, संगमरमर के फर्श पर फैला जल। पांचवा, दर्पण। छठवा, कागज का टुकड़ा। उत्तर: पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज। नियमित परावर्तन क्योंकि मेज की सतह पॉलिश युक्त है। दूसरा, चॉक का पाउडर। विसरित परावर्तन क्योंकि इसकी सतह कैसी है? खुरदरी है। तीसरा, गत्ते का टुकड़ा। विसरित परावर्तन क्योंकि इसकी सतह खुरदरी है। चौथा, संगमरमर के फर्श पर फैला जल। विसरित परावर्तन क्योंकि यह संगमरमर और जल के संयुक्त होने से प्रिज्म बनेगा। पांचवा, दर्पण। नियमित परावर्तन क्योंकि दर्पण की सतह चमकदार तथा पॉलिश युक्त है। छठवा, कागज का टुकड़ा। विसरित परावर्तन क्योंकि कागज की सतह खुरदरी होती है। प्रश्न 4। परावर्तन के नियम बताइए। उत्तर: परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रश्न 5। यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। उत्तर: प्रयुक्त सामग्री। इसमें उपयोगी सामग्री है सफ़ेद कागज की शीट, समतल दर्पण, पैमाना, पेंसिल, ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग पेन, ऑल पेन, दर्पण स्टैंड। विधि: पहला, सफ़ेद कागज की शीट को ड्राइंग पिनों की सहायता से ड्राइंग बोर्ड पर लगाते हैं। पहला जैसा चित्र आपको दिखाई दे रहा है, आपको वैसे ही चित्र बनाना है। इस चित्र में आपको नामांकित करना है
आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, आपतन बिंदु, समतल दर्पण। सेकंड, इस शीट पर एक सीधी रेखा खींचकर उस पर दर्पण स्टैंड की सहायता से समतल दर्पण खड़ा करते हैं। थर्ड पॉइंट है, दर्पण के लिए खींची गई रेखा पर मध्य में एक अभिलंब खींचते हैं। फोर्थ पॉइंट, अभिलंब के साथ कोई न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचते हैं। इस पर दो अल्पिन आपस में थोड़ी दूरी पर लगाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इन दोनों पिनों का प्रतिबिंब दर्पण में देखते हुए दो अल्पिनें इस प्रकार लगाते हैं कि चारों पिनों के आधार एक सीध में रहें। सिक्स पॉइंट, शीट पर परावर्तित किरण खींचते हैं। सेवन्थ पॉइंट, शीट पर आपतन कोण और परावर्तन कोण खींचते हैं। एट्थ पॉइंट, अब शीट को बोर्ड से उठाकर परावर्तित किरण की ओर मोड़ते हैं। नाइन्थ पॉइंट, शीट को खोलकर देखने पर ज्ञात होता है कि आपतित किरण AO, परावर्तित किरण BO तथा अभिलंब ON आपतन बिंदु O पर मिलते हैं। अतः स्पष्ट है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रश्न 6, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर दूर दिखाई देगा। दूसरा, यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ अपने बाएं कान को छुएं तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान बाएं हाथ से छुआ गया है। नंबर 3, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज बड़ा हो जाता है। चौथा, रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या अधिक होती है। प्रश्न 7, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला, सदैव। दूसरा, कभी कभी। तीसरा, विशेष दशाओं में। चौथा, कभी नहीं। इसका सही उत्तर होगा सदैव। प्रश्न 8, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। पहला, आभासी, दर्पण के पीछे तथा आवर्धित। दूसरा, आभासी, दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। तीसरा, वास्तविक, दर्पण के पृष्ठ पर तथा आवर्धित। चौथा पॉइंट है वास्तविक, दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। इसका सही उत्तर होगा आभासी, दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। प्रश्न 9, कोलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए। उत्तर, कोलाइडोस्कोप गत्ते या मोटे चार्ट पेपर शीट की बनी एक बेलनाकार ट्यूब होती है। इस ट्यूब में दर्पण की 3 आयताकार पट्टियाँ प्रिज्म की आकृति में जोड़कर दृढ़ता से ट्यूब में लगा देते हैं। इस ट्यूब के अंदर आयताकार पट्टियों को लगा देते हैं। ध्यान रहे कि ट्यूब दर्पण की पट्टियों से थोड़ी लंबी हो। आपको ये भी ध्यान देना है कि जो ट्यूब है वो दर्पण की पट्टियों से थोड़ी लंबी हो। ट्यूब के एक सिरे को एक ऐसी डिस्क से बंद कर देते हैं जिसमें अंदर का दृश्य देखने के लिए एक छिद्र बना हो। इस ट्यूब को एक ऐसी डिस्क से बंद कर देते हैं जिसमें अंदर का दृश्य हम एक छिद्र के द्वारा देख सकें। डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए इसके नीचे पारदर्शी
प्लास्टिक की शीट चिपका देते हैं। इसको मजबूत बनाने के लिए इसमें प्लास्टिक की शीट को चिपका देते हैं। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट दर्पण को छूते हुए लगा देते हैं। इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े, रंगीन चूड़ियों के टुकड़े रख देते हैं। ट्यूब के इस सिरे को घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कर देते हैं। अब इस सिरे को हम बंद कर देते हैं कांच की प्लेट से। रंगीन टुकड़ों का हिलने डुलने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। इस प्रकार कोलाइडोस्कोप की रचना कर लेते हैं कि आप चित्र में देख रहे हैं। एक बेलनाकार ट्यूब है, इसमें घिसे हुए कांच की प्लेट लगी हुई है, फिर कांच के रंगीन यानी कि चूड़ियों के टुकड़े डले हुए हैं, समतल कांच की प्लेट लगी हुई है जो प्रिज्म की आकृति के दर्पण में लगी हुई है, और एक छिद्र है जिससे हम उन कांच के टुकड़ों को देखते हैं। प्रश्न 10, मानव नेत्र का नामांकित रेखा चित्र बनाइए। ये रेखा चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाना है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको लेंस दिखाई दे रहा है। लेंस जो है वो उत्तल लेंस लगा होता है हमारे नेत्र में। नेत्रोद, इसके बाद पुतली जिसको हम पुपिल्स कहते हैं। इसके बाद परितारिका जिसको हम कहते हैं आइरिस। स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया। पक्षाभि पेशियाँ यानी कि सिलियरी मांसपेशियाँ। इसके बाद दृष्टि पटल जिसको हम रेटिना कहते हैं, और दृक तंत्रिका जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। आपको अपनी कॉपी में स्वच्छ एवं सुंदर चित्र को बनाना है। प्रश्न 11, गुरमीत लेज़र टॉर्च के द्वारा क्रियाकलाप को करना चाहता था। उसके अध्यापक ने ऐसा करने से मना किया। क्या आप अध्यापक की सलाह के आधार की व्याख्या कर सकते हैं? उत्तर: हाँ, गुरमीत के अध्यापक ने लेज़र टॉर्च का प्रयोग करने से इसलिए मना किया क्योंकि लेज़र टॉर्च का प्रकाश रेटिना को हानि पहुंचा सकता है, जिससे उसमें स्थायी दृष्टि संबंधी समस्या आ सकती है। प्रश्न 12, वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। अब आपको ये वर्णन करना है कि आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। उत्तर: अपने नेत्रों की देखभाल हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला, नेत्रों से संबंधित कोई समस्या होने पर हमें नेत्र विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए, यानी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा, हमें नेत्रों की नियमित जांच कराते रहना चाहिए। हमें जब भी परेशानी हो तुरंत हमें अपनी आँखों की जांच कराना चाहिए। तीसरा, बहुत अधिक और बहुत कम प्रकाश नेत्रों के लिए हानिकारक है। हमें सूर्य या शक्तिशाली लैंप के अत्यधिक तीव्र प्रकाश अथवा लेज़र टॉर्च के प्रकाश से बचना चाहिए। लेज़र टॉर्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। हमें कभी भी लेज़र टॉर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चौथा पॉइंट है, हमें सूर्य अथवा शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। पांचवा पॉइंट, हमें अपने नेत्रों को कभी नहीं रगड़ना चाहिए। नेत्रों में धूल या का कण गिर जाने पर नेत्रों को स्वच्छ जल से धोना चाहिए। नेत्र में अगर कोई धूल का कण या कंकड़ आ जाता है तो हमें साफ पानी से अपने नेत्रों को धोना चाहिए। सुधार ना होने पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके बाद भी अगर आपका जो धूल का कण है वो नहीं निकल पाया तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। छठवां, हमें पठन सामग्री अथवा पुस्तक को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर
रखना चाहिए। हमको जब भी पढ़ाई करना चाहिए तो अपनी बुक को एक सामान्य दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। प्रश्न 13। यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 अंश का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा? इसका उत्तर होगा आपतन कोण का मान 45 अंश होगा। प्रश्न 14। यदि दो समानांतर दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हों तो इनमें बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इसका उत्तर होगा मोमबत्ती के अनगिनत प्रतिबिंब बनेंगे। प्रश्न 15। दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हैं। प्रकाश की एक किरण एक दर्पण पर 30 अंश के कोण पर आपतित होती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाले परावर्तित किरण बनाइए। आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं कि दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली किरण, तो आपको इस चित्र को ऐसे ही बनाना है। प्रश्न 16। निम्नांकित चित्र में दर्शाए अनुसार बूझो एक समतल दर्पण के सामने पार्श्व से कुछ हटकर एक किनारे ए पर खड़ा होता है। क्या वह स्वयं को दर्पण में देख सकता है? क्या वह पी, क्यू तथा आर पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब भी देख सकता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं? इसका उत्तर होगा बूझो स्वयं को दर्पण में नहीं देख सकता। वह पी तथा क्यू पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब देख सकता है, पर वह आर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब नहीं देख सकता। प्रश्न 17। ए पर स्थित किसी वस्तु के समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। दूसरा, क्या स्थिति बी से पहेली प्रतिबिंब को देख सकती है? नंबर 3, क्या स्थिति सी से बूझो इस प्रतिबिंब को देख सकता है? नंबर 4, जब पहेली बी से सी पर चली जाती है तो ए का प्रतिबिंब किस ओर खिसक जाता है? आपको इस चित्र को बहुत ध्यान से देखना है और फिर उत्तर देना है। पहला पॉइंट है, ए पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी है। दूसरा, हाँ, हमको दूसरा को प्रश्न क्या पूछा था? क्या स्थिति बी से पहेली प्रतिबिंब को देख सकती है? पहली लिखा है, वो पहेली है, तो दूसरा होगा इसका आंसर कि हाँ, स्थिति बी से पहेली प्रतिबिंब देख सकती है। तीसरा प्रश्न था, क्या स्थिति सी से बूझो इस प्रतिबिंब को देख सकता है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, स्थिति सी से बूझो इस प्रतिबिंब को देख सकता है। चौथा था, हमसे पूछा गया था जो प्रश्न, जब पहेली बी से सी पर चली जाती है तो ए का प्रतिबिंब किस ओर खिसक जाता है? तो इसका उत्तर होगा ए का प्रतिबिंब उसी स्थान पर रहे। प्रतिबिंब केवल उसी स्थिति में खिसकेगा जबकि वस्तु या दर्पण खिसके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।